हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स का मेजर और माइनर जिनका भी है उनके लिए भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा पेपर आता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिर्फ थ्योरी करके आप पास हो सकते हो या न्यूमेरिकल करना कंपलसरी है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज़ की सारी वीडियोस यहीं पे मिलेंगी, इसी चैनल पे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे बीकॉम हो, BBA हो, BSc हो, BCA हो। और ये सारे आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका पेपर 3 आवर्स का होने वाला है और ये आपका 70 नंबर का होगा। इसका मतलब 30 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे, जो भी कॉलेज में आपने इंटरनल्स वगैरह दिए होंगे। अब आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस में आपको एक बहुत अच्छी बात दे के रखी है कि यहाँ पर आपको इंटरनल भली और वाले ऑप्शन ना दिए हो, पर सेक्शन में आपको ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे, वो देखते हैं। सेक्शन 1 खंड 1, इसमें अगर हम बात करें, अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसकी वर्ड लिमिट 50 है। बेटा आपको शब्द की लिमिट ध्यान रख के आंसर लिखना है, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इस हिसाब से ये सेक्शन हो गया आपका 6 मार्क्स का। सेक्शन ए जो है वो आपका कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल क्वेश्चन आएंगे 4। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, मतलब सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, उन 4 में से आप अपनी मर्जी के कोई भी 2 कर सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पालन क्या है, व्हाट इज बुक कीपिंग। देखिए आप सब जानते हो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकली डाटा को रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करना, ये काम होता है बुक कीपिंग का, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन आपसे मिस ना हो, छूटे नहीं। तो जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको उसी दिन टाइमली रिकॉर्ड कर लेना, ये आपका काम होता है बेटा बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, जिसको क्लरिकल नॉलेज हो, वो भी बुक कीपिंग मेंटेन कर सकता है। ये इनिशियल प्रोसेस होती है बेटा। सबसे पहला काम ही होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जब भी हुए हैं, उसको उसी वक्त आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि इंसान की मेमोरी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए आप ट्रांजैक्शन को लिख कर रखना चाहते हो फ्यूचर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी को परिभाषित कीजिए। बेटा बुक कीपिंग के बाद अगली स्टेप होती है हमारी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि बुक कीपिंग में जो आपने रिकॉर्ड्स को लिखा है उनको प्रॉपर एनालिसिस करना, क्लासिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, समराइज करना, है ना, फिर रिजल्ट निकालना और कम्युनिकेट करना, ये सारा काम होता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होती है। और अकाउंटेंसी करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होता है। इसी के लिए आप जो है अकाउंटेंट, सीए जो बनते हैं लोग, या जो अकाउंटेंसी में डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज करते हैं, वही लोग अकाउंटेंसी अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए करने वाले बच्चे हैं, वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खातों को डेबिट और क्रेडिट करने के नियम। सेट द रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ अकाउंट। देखो बेटा, नॉर्मली अगर हम देखें तो अकाउंट को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट। इस अकाउंट का रूल होता है बेटा, डेबिट द रिसीवर, मतलब जो भी व्यक्ति कोई चीज रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट द गिवर, जो चीज दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब हिंदी में बोलते हैं पाने वाले को नामे, देने वाले को जमा। यह पर्सनल अकाउंट का रूल। अगर हम बात करें रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट में हमारी एसेट्स वगैरह आती है, कैश आता है ना। तो इनका रूल होता है, डेबिट व्हाट
comes in, डेबिट what comes in, क्रेडिट what goes out। बिजनेस में जो भी सामान आ रहा है उसको डेबिट कर दो, बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और थर्ड अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन आते हैं। तो इसका तरीका होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी खर्चे या नुकसान है उनको डेबिट कर दो, जो भी इनकम या गेन है उसको क्रेडिट कर दो। बेटा ये रूल्स आपको ध्यान रखना है, ये आपको जर्नल एंट्री में भी काम आने वाले हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम प्रिपेयर करते हैं वहां पर भी काम आने वाले हैं। तो ये रूल्स आपको मेंशन कर देना है, 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन, जर्नल से आप क्या समझते हो, व्हाट इज मीन बाय जर्नल। तो जर्नल जो होती है प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको डेट वाइज हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बेटा मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका 11th और 12th में पीसीएम होता है और बाद में वो अपना कॉमर्स में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पेपर एनालिसिस बता रहे हैं, साथ में इनका ओवरव्यू भी दे रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको लिखकर भी बता सकता हूं डिटेल में। सेक्शन 1 के बाद सेक्शन बी की बारी आती है, लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसकी वर्ड लिमिट 200 शब्द लिखना है आपको बेटा। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का है, टोटल 36 नंबर का आपका सेक्शन बी है, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 7 क्वेश्चन है इस सेक्शन में। 7 में से एनी 4 आपकी चॉइस के जो करना चाहो। देखिए मेंशन है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, राइट एनी 4 क्वेश्चंस, कोई से भी 4 कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है रोकड़ बही क्या है, इसके विभिन्न प्रकार बताइए और इसके गुणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कैश बुक, स्टेट इट्स वेरियस टाइप्स और डिस्क्राइब इट्स मेरिट। बेटा कैश बुक क्या होती है, तो ये एक प्रकार की प्रिंसिपल बुक होती है जो हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक के अंदर, कैश बुक। इसके अंदर हम सारे कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन आपने कैश में किए हैं, चाहे उससे पैसा आया हो चाहे गया हो, चाहे कैश रिसीव हुआ हो चाहे कैश पे करा हो, उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक अलग से बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक, रोकड़ बही। ये कितने प्रकार की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक, एक होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होती है पैटी कैश बुक। इस तरीके से 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का एक ही कॉलम होता है कैश का। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम बन जाते हैं, एक कॉलम बन जाता है आपका कैश का, एक बन जाता है आपका बैंक का, या फिर कैश का और डिस्काउंट का, या फिर बैंक का और डिस्काउंट का। इस तरीके से 2 कॉलम बन जाते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश का अकाउंट बनता है, मतलब कैश का कॉलम बनता है, बैंक का कॉलम अलग से बनता है और डिस्काउंट का कॉलम भी अलग से बनता है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम हो जाते हैं। और पेटी कैश बुक क्या होती है बेटा, पेटी कैश बुक छोटे मोटे कैश ट्रांजेक्शन के लिए होती है। जैसे कि हमारी शॉप में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के जो खर्चे होते हैं, जो डेली लेवल पे होते हैं, स्टेशनरी के खर्चे, चाय नाश्ते के छोटे मोटे खर्चे, पेंसिल स्केल खरीदना है आपको स्टेशनरी के लिए, तो ये छोटे मोटे खर्चे जो आपके बिजनेस में लगे रहते हैं, इनको आप मेन प्रिंसिपल बुक में तो लिखना नहीं चाहोगे, तो इसके लिए आप एक अलग से पेटी कैश बुक मेंटेन करते हो ताकि छोटे मोटे ट्रांजेक्शन आप वहां रिकॉर्ड कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल और लेजर में आपको डिफरेंस बताना है। सबसे पहले जर्नल जो होता है वो प्राइमरी बुक होती है, लेजर जो है हमारी प्रिंसिपल बुक होती है। जर्नल में क्या करते हैं, हम डाटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज लिख देते हैं, पर लेजर जनरली मंथ के एंड में बनाते हैं। जर्नल के अंदर सारे अकाउंट्स को एक ही साथ एक ही बुक में लिखते जाते हैं, पर लेजर में
हर अकाउंट को सेपरेटली ओपन करते हैं अलग अलग, ताकि उनका बैलेंसेस निकाल सकें। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, लेजर में 8 कॉलम होते हैं। तो इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेरा काम था क्वेश्चन समझाना और इसके आंसर समझाना। अगर आपको फिर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए आंसर्स के साथ, या आप चाहते हो कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं वो करवा दूं, तो भी आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। वैसी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो पूरी थ्योरी की और एक वीडियो पूरी न्यूमेरिकल की भी करा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस क्या है। बेटा इसको तलपट भी कहते हैं हिंदी में, कंफ्यूज मत होना। ट्रायल बैलेंस तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, तलपट क्या होता है बेटा? तो लेजर जब आप बनाते हो और जो जो अकाउंट के मंथ के एंड में या ईयर के एंड में जो बैलेंस निकलते हैं, उन बैलेंसेस की ये लिस्ट होती है, जिससे हम कोशिश करते हैं कि ट्रू पोजीशन निकाल सकें। इन्हीं बैलेंसेस का यूज हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाने में भी करते हैं। ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्ट होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, कि आपने अमाउंट लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इसमें क्या होता है, जब भी आप इनको बनाते हो तो नॉर्मली एक होती है टोटल मेथड, एक होती है बैलेंस्ड मेथड, और एक होती है बैलेंस्ड एंड टोटल मेथड, मिक्स्ड मेथड। उनके बारे में भी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं समझा दूंगा आपको। ट्रायल बैलेंस से न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। जर्नल एंट्री करने के लिए छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है लाभ एवं हानि खाता क्या है, समझाइए, इसका प्रारूप बताना है। व्हाट इज P&L अकाउंट, एक्सप्लेन एंड गिव इट्स प्रोफॉर्मा। मतलब कि P&L अकाउंट क्या होता है? तो बेटा बिजनेस की जो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करने के लिए हम P&L अकाउंट बनाते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, बट उसके बाद भी उसमें कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम का एडजस्टमेंट करना बचा होता है, तो उसको हम P&L अकाउंट से करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए P&L अकाउंट बनाते हैं। ये नॉमिनल नेचर का होता है, और इसको बनाने का फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हो, 4 कॉलम होते हैं बेसिकली इसके अंदर, और 2 के अंदर जो आपकी डेबिट साइड होती है वहां पे सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो क्रेडिट साइड में आप इनकम लिख देते हो, और फिर आप उनको बैलेंस निकाल लेते हो कि आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है या इनकम। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो नेट लॉस हुआ है। इसके बारे में भी मैंने आपको बोला है, अगर आप चाहोगे मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको सारे फॉर्मेट्स अलग से करवा दूंगा, ट्रेडिंग का भी, P&L का भी, बैलेंस शीट का भी, ट्रायल बैलेंस का भी और जर्नल लेजर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य ह्रास क्या है, इसे चार्ज करने की विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग इट। डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास का मतलब होता है कि जब भी आप कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदते हो, स्थायी संपत्ति, जैसे बिल्डिंग हो गया, गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, ये फिक्स्ड असेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं अपन। अगर जब आप इनको खरीदते हो तो बेटा समय के साथ साथ या फिर टूट फूट हो जाने की वजह से या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने की वजह से इनकी प्राइस में कमी आ जाती है। जैसे कि आपने नई के नई ब्रांडेड न्यू कार खरीदी, आपने 1 महीने ही रखी उसको अपने पास, भले ज़्यादा चलाई भी नहीं हो, पर अगर आप उसको 1 महीने बाद भी बेचने जाओगे तो उसकी कॉस्ट जो आपको लगी होगी वो अगर आप बेचोगे तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, प्राइस कम हो जाएगी उसकी। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि क्या होगा, वो गाड़ी सेकेंड हैंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने पहले आपने खरीदी थी। सेम मोबाइल फोन में भी होता है, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं बेटा। इसको चार्ज करने की मेनली 2 मेथड है। एक होती है बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको रिड्यूसिंग मेथड भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड। एक होती है फिक्स्ड मेथड, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। ये 2 मेथड है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाखा खाता रखने के क्या उद्देश्य हैं और शाखा खाता के गुण एवं दोष बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल भी आ सकता है ये, कि ब्रांच अकाउंटिंग रखने का क्या उद्देश्य होता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताओ। बेटा ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है, जब एक बिजनेस होता है बड़ा, जैसे आपने देखा होगा बैंक, तो बैंक की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, देखा है ना आपने, तो वो अलग अलग ब्रांचेस जो होते हैं
उनके सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि किस ब्रांच में ज़्यादा कस्टमर्स का आना जाना हो रहा है, कहाँ पर कैश फ्लो ज़्यादा है, कहाँ पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा कम हो रहे हैं, ताकि फिर हम उस तरीके से और आगे एक्सपांड कर सके बिजनेस को। उसके लिए हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्तीय लेखांकन क्या है, इसकी सीमाएं बताइए। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वही वित्तीय लेखे जो भी आपको बिजनेस के अंदर, देखो हम उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। बिजनेस का एक रूल होता है, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग, तो हम सिर्फ फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको एनालिसिस करते हैं, समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, कई बार विंडो ड्रेसिंग, दिखावटीपन होता है डाटा में, आपको लग रहा है कंपनी लॉस में जा रही है लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है। कई बार पर्सनल बायसनेस आ जाती है, ये भी प्रॉब्लम है। थर्ड बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो क्वांटिटेटिव बेस होती है ना कि क्वालिटेटिव, तो ये कुछ लिमिटेशंस है इसकी। सेक्शन सी खंड स की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 500 शब्दों में लिखना है मिनिमम। 2 क्वेश्चन है, 14 मार्क्स के, 28 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। तो बेटा सेक्शन 1 आपका 6 मार्क्स का था, सेक्शन 2 जो है वो आपका, मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चन 9 मार्क्स के, मतलब 36 नंबर का आपका वो हो गया, और 28 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 500 वर्ड में लिखना है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से कोई भी 2 कर सकते हो जो आपको अच्छे लगे। देखिए नोट मेंशन है, कोई 2 प्रश्न करना है आपको, 70 मार्क का ही पेपर है आपका। ये क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल पहला जो अभी तक पेपर में देखने को मिला है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला है, बहुत आसान होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी है। 4 कॉलम बनाना है आपको। पहला कॉलम पर्टिकुलर रहेगा आपका, दूसरे में रहेगा आपका एलएफ मतलब लेजर फोलियो, तीसरा रहेगा आपका डेबिट अमाउंट, चौथा रहेगा आपका क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से 4 कॉलम बनेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो जो आपको ये दिख रहे हैं स्टॉक, परचेज, सेल, कैपिटल, ड्रॉइंग, जितने भी सारे हैं इनको एक एक करके एक के नीचे एक लिख लेंगे लाइन से। फिर आपको ये चेक करना है कि ये डेबिट में आते हैं या क्रेडिट में आते हैं हमारे रूल के अकॉर्डिंग। जैसे स्टॉक 1 अप्रैल 2023 मतलब इसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। बेटा ट्रायल बैलेंस जब करते हो तो आपको स्टॉक वाला एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, मतलब 31 मार्च वाला स्टॉक, अगर ये दोनों स्टॉक देके रखें आपको, तो ट्रायल बैलेंस में आप ओपनिंग स्टॉक को लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखोगे। वापस से सुन लो, जब आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हों, आपको ओपनिंग स्टॉक को लिखना है और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। सर हमेशा ऐसा होता है क्या? जी हाँ, हमेशा ऐसा होता है, पर इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हो, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो, लेकिन साथ में COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तीनों दिए हों, तो क्या करना है, फिर आपको ओपनिंग को नहीं लिखना है, आपको क्लोजिंग को लिखना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखना है। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है, तो ओपनिंग को छोड़ दो, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिख दो। सर लिखते कहाँ पे है बेटा? डेबिट साइड में। चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, तीनों आते हैं डेबिट में ही है, पर तीनों कभी साथ में नहीं आते। क्लोजिंग स्टॉक के साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तो ओपनिंग नहीं लिखना है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है तो क्लोजिंग नहीं लिखना है, ओपनिंग लिखना है। बस ये याद रख लो, फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आओ मैं आपको आइटम बता देता हूँ और कौन कौन से डेबिट में आते हैं, कौन से क्रेडिट में आते हैं, वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, मैंने बोल दिया डेबिट में आता है ये। परचेस डेबिट में होता है बेटा। सेल्स क्रेडिट होता है, आप सामान बेचते हो, परचेस में सामान हमारे पास आता है, सेल में सामान हमारे पास से जाता है। वेजेस खर्चा है हमारा बेटा, डेबिट होता है ये। सैलरी भी खर्चा है, डेबिट होता है, हमने पढ़ा ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, उस रूल के हिसाब से। कैपिटल क्रेडिट होता है, बिजनेस का ऑनर ने लगाया है, लाइबिलिटी हमारी है।
ड्रॉइंग डेबिट, बिजनेस का ऑनर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करके ले जाए फॉर पर्सनल यूज तो उसको ड्रॉइंग लिखते हैं। फर्नीचर हमारी एसेट से डेबिट, मोटर कार हमारी एसेट से डेबिट, कैश है आपके पास वो भी आपके एसेट से डेबिट। और देखते हैं नीचे, इसके बाद है रिपेयर चार्जेस। बेटा चार्जेस आ गए, चार्जेस सारे डेबिट होते हैं, खर्चे हैं। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, इसको समझ लो पहले। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब पैसा वापस आ गया, सामान वापस आ गया। इनवर्ड तो पहले आपने बेचा होगा, सेल करा होगा, तो जब सेल को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट। इनवर्ड मतलब हमारे पास सामान बेचा हुआ वापस आ गया तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है बेटा सामान हमारे पास से बाहर जा रहा है वापस, मतलब पहले खरीद के लाए होंगे, तो ये होता है परचेस रिटर्न, इसलिए करते हैं इसको क्रेडिट। या आप लिख लेना बेटा, सेल्स होता है क्रेडिट तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है, परचेस डेबिट होता है तो उसका उल्टा परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद अगर बात करें कैरिज इनवर्ड, बेटा कैरिज तो खर्चा है, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, कैरिज जो है वो हमेशा डेबिट होगा, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड। कमीशन ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड डेबिट ही होता है। ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिया उन्होंने आपको। बेसिकली बच्चा क्या करता है, सिर्फ इनवर्ड आउटवर्ड याद कर लेता है। बेटा रिटर्न भी ध्यान रखो, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। इसके अलावा कैरिज, कमीशन, रेंट ये कुछ भी इनवर्ड लिखा हो आउटवर्ड लिखा हो सब डेबिट में ही जाना है। कमीशन रिसीव्ड, हाँ रिसीव्ड वर्ड आ जाए तो ये इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा बेटा। अगर आपको रेंट रिसीव लिखा हो, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हो, रिसीव्ड वर्ड जहां पे भी आ जाए वो आपकी इनकम है और इनकम होती है क्रेडिट। आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लाइबिलिटी होती है क्रेडिट। जो भी करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उनको ये अलाउ होता है कि वो कुछ पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं फॉर 1 और 2 डेज तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट तो असेट्स है पर उसमें जो इंटरेस्ट मिला है आपकी इनकम है तो इनकम क्या होती है क्रेडिट। फिर है सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेटा डेटर असेट्स है डेबिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। आपको बस ये सारे अमाउंट को जैसा बताया है मैंने लिख लो, और जो मैंने अमाउंट बोला डेबिट क्रेडिट उसको कॉलम में वहां पर डेबिट में डेबिट वाली अमाउंट लिख लो और क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट लिख लो। जैसे आप दोनों को प्लस करोगे आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, डेबिट का और क्रेडिट का। अगर दोनों इक्वल आ गए तो आपने बिल्कुल सही ट्रायल बैलेंस बनाई है, और अगर दोनों साइड के बैलेंस बराबर नहीं आते हैं यानी आपने ट्रायल बैलेंस गलत बनाई है। मैंने आपको फिर बोला अगर आप चाहोगे तो मैं आपको अलग से न्यूमेरिकल्स का सेशन लाके करवा दूंगा। ये बेटा फर्स्ट वीडियो है ताकि मैं जान सकूं कि आप भी क्या चाहते हो। वापस से हमारा थ्योरी क्वेश्चन आ गया बेटा, गार्नर बनाम मर्रे नियम पर निबंध लिखना है। राइट एन एसे ऑन रूल ऑफ गार्नर मर्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल बेटा लगभग मान लो हर साल ही पेपर में आने वाला है, इस साल भी आएगा, जब तक ये सिलेबस में है ये आएगा। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट ऐसे टाइप का याद कर लेना है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के नगद आधार और उपार्जन आधार के बीच में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्यूरल बेसिस, बेटा कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब कैश आया आपके पास या गया तभी रिकॉर्ड करो, अदरवाइज रिकॉर्ड मत करो। मतलब अगर आपने किसी से एडवांस भी लिया तो लिख लो तुरंत, लेकिन अगर किसी ने नहीं दिए पैसे अभी, भले आउटस्टैंडिंग है तो मत लिखो। तो ये कंसेप्ट लॉजिकल नहीं है, सही भी नहीं है। अभी जो हम फॉलो करते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAPP के हिसाब से एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट, ये अभी सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, ये ज़्यादा साइंटिफिक है। एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट ये बोलता है कि भले ही कैश अभी मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन ट्रांजैक्शन अगर हो गया है परफॉर्म तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है। भाई लाइबिलिटी हो चाहे असेट्स हो, जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपने खर्च कर लिया, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर करा, खाना आया, खाना आपने खा लिया, अभी तक आपने बिल पे नहीं करा है, बिल पे करना है आपको, तब भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना उसको। वैसे ही अगर मान लो आपने कहीं काम करने गए और आपने पूरा वर्क परफॉर्म कर लिया पर अभी तक आपको पैसे नहीं मिले, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्रूड इनकम। आपकी इनकम तो जनरेट हो गई पर अभी मिली नहीं है, मिलना बची है, लेकिन ऐसा तो नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में आप भूल ना जाओ।
तो एक्यूरल बेसिस कंसेप्ट ये बोलता है कि जब ट्रांजैक्शन हुआ है तभी रिकॉर्ड कर लो, और कैश बेसिस ये बोलता है जब कैश मिले तब रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के गुण एवं दोष बताइए। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक मेथड है बेटा अकाउंटिंग की। पहले सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था जहां पर एक ही साइड रिकॉर्ड करते थे, अब डबल एंट्री सिस्टम चलता है। हर ट्रांजेक्शन को हम दो साइड रिकॉर्ड करते हैं। एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है बेटा, आपको पता होगा। इसके फायदे क्या हैं कि एविडेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, एरर्स वगैरह वेरीफाई हो जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री मेड कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड है, गलती करने के चांस कम होते हैं। और डीमेरिट्स क्या, थोड़ी लेंथी प्रोसेस, हर कोई नहीं कर सकता, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, इस तरीके से लिखना है। तो ये था आपका पूरा पेपर का एनालिसिस, कैसा एग्जाम में पेपर आया था, किस तरीके से पेपर आते हैं और किस तरीके से आपको एफर्ट डालना है। बेटा आपको मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल उसको तैयारी कीजिए। एग्जाम पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। डीएवीवी इंदौर या इंदौर की सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं और सबके पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप खुद चाहें तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी फर्स्ट ईयर बीएससी बीबीए, आप देख सकते हैं, और उनके मैं आपको इस ईयर के पेपर भी बताऊंगा कि कैसे आए थे। आप खुद कंपेयर कर लेना कि मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस में से ही मोस्टली क्वेश्चंस उनकी एग्जाम में आए हैं, तो आप भी ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो भी बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइस।